हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोएट और पैनकेक जो चैप्टर चल रहा था उसका फाइनल पार्ट कवर करेंगे। और इस चैप्टर में हमने अभी तक समझा था कि कोई स्टोरी ना सुनाकर एक जेमिनी स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर आने वाले कैरेक्टर्स, अलग अलग लोग और जेमिनी स्टूडियो के बॉस के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची है कि जेमिनी स्टूडियो में एक अमेरिका से एक कवि आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अब पता चलता है कि वो कवि नहीं है, स्टीफन जिसका नाम है। अब उसके बारे में यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। ही इज़ नॉट अ पोइट, वो कवि नहीं है, ही इज़ एन एडिटर, वो एक एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, और इसी वजह से हमारा बॉस जो है उसको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम या बिग रिसेप्शन, बहुत अच्छा स्वागत उसका कर रहा है। वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली। अब वसन के बारे में बता रहे हैं, वसन भी वहाँ का ही कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि एडिटर है और पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा फेमस तमिल वीकली है, तमिल भाषा में छपने वाली कोई पत्रिका का संपादक है। तो उस वसंत से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि आनंद विकांत वो पत्र है जिसको ये वसंत जो है संपादित करता है, यानी जिसका एडिटर है वसंत। तो इसी तरीके से जो राइटर आने वाला है, वो एडिटर आने वाला है, वो भी किसी पत्र का एडिटर होगा। अब वो पत्र कौन सा है? ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ द नोन नेम्स। अब वो कह रहे हैं कि वो किसी ऐसे पत्र का संपादक नहीं है जो कि जाना पहचाना हो, यानी ऐसा कोई पत्र का संपादक है जो कि अननोन है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, कहने का उसका ये तात्पर्य है। ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, और जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो भी ब्रिटिश पब्लिकेशन जाने जाते हैं उनमें से तो ये कोई भी नहीं है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वेयर टॉकिंग द इनिशिएटिव, और इसके अलावा जो द हिंदू है, जो द हिंदू पत्र है, उसके बारे में अगर हम कहें सॉरी, द सरमाइज वॉज, सरमाइज का मतलब अब वो सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली, हो सकता है कि वो किसी डेली वाले न्यूज़पेपर का एडिटर हो, बट लेकिन नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन का भी एडिटर नहीं है, या कहो लंदन टाइम्स का भी एडिटर नहीं है। दैट मीन्स जो भी फेमस नाम ये ले रहे हैं, जैसे मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स, जिन फेमस पत्रिकाओं का ये नाम ले रहे हैं, उनमें से वो किसी का भी एडिटर नहीं है, यानी वो किसी एक लोकल पत्र का संपादक है, ऐसा हमको राइटर बताना चाह रहा है। दैट वॉज ऑल द इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, और हम में सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं ये बातें जो हैं वो लोग कह रहे हैं, जब वो ही नहीं जानते तो हम लोग क्या जानेंगे, ये वो कह रहे हैं। आगे देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे, द पोइट जो भी वो था और द एडिटर, चाहे एडिटर को हो, अराइव्ड, वो पहुंच गया। ही वॉज ए टॉल मैन, एक लंबा सा आदमी, वेरी इंग्लिश, पूरा ब्रिटिश लग रहा था, वेरी सीरियस एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, अननोन भी था सबके लिए, कोई नहीं जानता था उसको। बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस, और किसके सामने खड़ा था? पेडेस्टल फैंस, यानी जो ज़मीन पे रखे हुए फ़ैन होते हैं ना, उनको कहा है। उन पेडेस्टल फ़ैन के सामने दर्जनों फ़ैन लगे हुए हैं उस स्टूडियो में, क्यों? उसका स्वागत करने के लिए। ऑन द शूटिंग स्टेज, उस स्टेज में जहाँ उसकी शूटिंग हो रही है, जहाँ उसको यानी स्वागत के लिए खड़ा किया गया है। द बॉस रीड, आगे पढ़ते हैं, आउट अ लॉन्ग स्पीच, हमारे बॉस ने बहुत लंबी सी स्पीच पढ़ी। इट वॉज ओबिवियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट, ये बिल्कुल ओबिवियस था, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ही यानी हमारा जो बॉस है वो भी न्यू, जानता था, प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट, वो भी बहुत कम उस पोइट के बारे में जानता था, या उस एडिटर के बारे में बहुत कम जानते थे हमारे बॉस भी। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जर्नल टर्म, क्योंकि जितनी भी वो स्पीच बोल रहे थे ना, वो जर्नल टर्म इसमें यूज कर रहे थे। बट हेयर एंड देयर, और बार बार, इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स, और उसमें बार बार कौन से वर्ड यूज़ किए जा रहे थे? फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, इस तरीके के वर्ड उनकी स्पीच में यूज किए जा रहे थे। इसका मतलब था कि हमारे बॉस भी उसको अच्छे से नहीं जानते थे। देन द पोइट स्पोक, तब वो जो आया हुआ पर्सन था वो बोला, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कि मैंने आज तक कभी इतनी साइलेंट ऑडियंस को, इतनी शांत ऑडियंस को कभी एड्रेस नहीं किया। तो यानी वो बता रहा है अपनी फीलिंग को। नो वन न्यूज़, कोई नहीं जानता था। अब यहाँ पर कह रहे हैं
नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। जब वो कवि अब भाषण देने लगा आगे स्टेज से, कोई नहीं जानता था कि वो क्यों क्या बोल रहा है, और ऐसा क्यों था। हिज एक्सेंट, उसका जो एक्सेंट था, उसका जो लय थी, ब्रिटिशर्स की जो लय होती है, बोलने का जो सुर ताल है, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, हमारे सारे समझने के प्रयासों को फेल कर दे रहा था। वट ही वॉज सेइंग, वो क्या कह रहा है हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटे के बाद जो एक चीज़ हमें समझ में आई, द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिसअपियर्ड इन अटर बेफिलमेंट। वो क्या था, जब कवि हमको छोड़ के गया वहाँ से, तो वी ऑल डिसअपियर्ड, वो हम क्या हो गए, डिस्पर्स्ड हो गए। डिस्पर्स मीन्स बिखर जाना, हम इधर उधर तितर बितर होके चले गए। इन अटर बेफिलमेंट, हम खुद ही कन्फ्यूज थे, बेफिलमेंट थे, कन्फ्यूजन में थे। वट आर वी डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है आगे से। वट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो। अब क्वेश्चन ये था कि एक इंग्लिश पोएट इस जेमिनी स्टूडियो में क्या कर रहा है, इस तमिल फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। क्योंकि विच मेक्स, क्योंकि जो ये स्टूडियो है, जेमिनी स्टूडियो, वो मेक्स, वो बनाता है, तमिल फिल्म बनाता है फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सामान्य से लोगों के लिए फिल्म बनाता। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी राइटर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो इन लोगों के बीच कल्टीवेट करना चाह रहा है, यानी जगाना चाह रहा है टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। क्या वो इंग्लिश पोइट्री की टेस्ट को जगाना चाह रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी वो पैदा करना चाह रहा है, ये पूछ रहा है। द पोइट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, क्योंकि वो कवि भी खुद भी बैफल्ड लग रहा है, वो खुद भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा है। टू, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrill and travels of English poet, क्योंकि उसने खुद भी ये महसूस किया है। he too must have felt, उसने खुद भी ये फेल्ट किया है, महसूस किया है। शीर मीन्स होती है विचित्र, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है आश्चर्य, वो उसने भी ये विचित्र सा आश्चर्य महसूस किया है। टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, कि किसके बारे में, जो ट्रेवियल्स होते हैं, कि जो कठिन परिश्रम होता है, या कहो इन नीरस उबाऊ चीज़ों के प्रति जो इंग्लिश पोएट का रवैया होता है, उसके लिए। तो उसने भी ये चीज़ें महसूस की है कि कवि का जीवन कहने का मतलब है बड़ा नीरस होता है। अब आगे देखते हैं। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिजरी, उसका जो यहाँ आना था वो एक अनएक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसा एक रहस्य बन के रह गया, क्योंकि उसकी बात को हम नहीं समझे और हमारी बात को वो नहीं समझा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। वो कह रहा है, द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की जो ग्रेट, जो महान प्रोज राइटर्स हैं, मे नॉट एडमिट इट, शायद इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट माई कन्विक्शन, लेकिन जो मेरा दृढ़ विश्वास है, ग्रो स्ट्रॉन्गर, वो तो स्ट्रांग होता जा रहा है डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, दैट द प्रोज राइटिंग, क्योंकि जो प्रोज राइटिंग होती है, जो ऐसे राइटिंग होती है, इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस, कि वो एक जीनियस का परस्यूट नहीं कहा जा सकता है। अब हम परस्यूट किसे कहेंगे, यानी रिक्रिएशन, मनोरंजन, यानी जीनियस का मनोरंजन नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, आगे कहता है, इट इज़ फॉर द पेशेंट, यानी ये धैर्य, जब किसी कवि में धैर्य है, परसिस्टेंस है, यानी लगातार कार्य करने की क्षमता है, परसिवरेंस, यानी कितनी भी कठिनाई आने के बावजूद वहाँ पर डटे रहने की क्षमता है, ड्रज, यानी कोई ऐसा काम जो बहुत नीरस है लेकिन फिर भी वो किए जा रहे हैं, विद हार्ट ऑफ शो श्रंकन, जबकि उसका हृदय श्रंक, सिकुड़ चुका है, उसके बाद भी वो लगा हुआ है, परसिस्टेंट है, परसिवरेंस उसके अंदर है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और कुछ भी उसको हिला नहीं सकता। तो ऐसे ही लोग कवि बन सकते हैं, या ऐसे ही लोग प्रोज लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये उसका अपने आप में यानी व्यू डेवलप हो रहा है, ये कवि यहाँ पर कह रहे हैं। रिजेक्शन स्लिप्स डज नॉट मीन ए थिंग टू हिम, मीनिंग कि अगर कोई रिजेक्शन भी मिलता है, यानी कोई अगर उसके पढ़ता ही नहीं है, उसका जो भी उसका वर्क है उसको रिजेक्शन मिलता है, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डज नॉट मीन ए थिंग टू हिम, उसका रिजेक्शन भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता।
तब वो कह रहा है ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और उसके बाद वो क्या करता है, रिजेक्शन अगर हो गया तो उसके बाद भी एक लंबा सा प्रोज की कॉपी लिखना शुरू कर देता है। सेंड इट ऑन द अनदर एडिटर एनक्लोजिंग पोस्टर फॉर रिटर्न फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट, और उसको पोस्ट कर देता है एक रिटर्न लिफाफे के साथ, यानी रिटर्न का लिफाफा भी खुद ही दे रहा है, उस रिटर्न लिफाफे के साथ उसको पोस्ट कर देता है और उसमें अपने हाथों से लिखे हुए या कॉपी किए हुए मैन्यूस्क्रिप्ट दे देता है। यानी वो नए काम के प्रति लग जाता है, अगर पुराना रिजेक्ट हो गया है तो नए काम के प्रति शुरू हो जाता है। इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसा उन लोगों के प्रति है, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट। अब वो बता रहा है अपनी एक इंसिडेंट, एक कहानी के बारे में, कि द हिंदू जो पत्र है हैड पब्लिश्ड, उसने पब्लिश किया था एक टाइनी मीन्स एक छोटा सा अनाउंसमेंट उसमें था, इज एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखने वाला कॉर्नर नहीं था, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक अनइम्पॉर्टेंट पेज का, एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम का जो पीरियोडिकल है उसमें लिखा हुआ था। ऑफकोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट ए नोन कॉमनली एमंग टू द जेमिनी लिटरेरी। ऑफकोर्स ये बात सही है कि जो ये एनकाउंटर वाला पत्र है ये जेमिनी स्टूडियो में किसी के द्वारा नहीं पढ़ा जाता, इसके बारे में I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage spending a manuscript। जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने भेजी है, जो हस्तलिखित कृति जो मैंने भेजी है, जो कि इंग्लैंड वो भेज रहे हैं, उसको बताने से पहले मैं पीरियोडिकल के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन से पीरियोडिकल? द एनकाउंटर, जिसके बारे में उन्होंने अभी बात की थी, उसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। अब देखिए वो क्या है, उसके बारे में बता रहे कि इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, ब्रिटिश जो काउंसिल लाइब्रेरी थी उसमें एक एंट्रेंस गेट था, विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड, उसमें एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, एंड उसमें नोटिस था जो तुमको फील कराता था। क्या फील कराता था? यू वेयर स्नीकिंग इनटू, कि तुम घुसपैठ कर रहे हो, इनटू द फॉरबिडन एरिया, एक ऐसे फॉरबिडन एरिया में जहाँ मनाही है आने की, ऐसी जगहों पर जा रहे हो, ऐसा बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, तो वहाँ इस द एनकाउंटर जो ये पीरियोडिकल है उसकी कॉपीज़ पड़ी हुई थी कई सारी, लाइंग अबाउट इन ए वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, और कुछ तो बिल्कुल न्यू फ्रेश कॉपीज़ भी पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो उसको टच ही नहीं किया है रीडर ने कभी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने उसके एडिटर का नेम पढ़ा तो आई हर्ड द बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तो मेरे हार्ट के अंदर एक घंटी सी बजी, कह रहा है रोमांटिक तरीके से कह रहा है। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, यही वो पोएट था जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे ऐसा लगा उसमें कि मैंने एक पुराना खोया हुआ भाई पा लिया है, मिल गया है मुझे। आई हैड सेंग, और मेरा दिल ऐसे गा रहा था। आई सील्ड द एनवेलप, मैंने उस एनवेलप को क्लोज किया, एंड रोड आउट हिज एड्रेस, उसका एड्रेस लिखा। आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ही टू, कि वह भी वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, कि वो भी मेरी तरह ही सेम गाना गा रहा है, यानी वो भी इसी तरीके का, उसको भी कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं जानता, ऐसा कवि कहना यहाँ पर चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कितने ड्रामेटिक तरीके से बता रहे हैं, कह रहा है कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर इन इंडियन फिल्म, जो भारतीय सिनेमा है उसमें क्या होता है, टीवी में क्या होता है, जब पुराने खोए हुए जो भाई होते हैं वो डिस्कवर मिलते हैं ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो सेम गाना गा रहे होते हैं, ठीक उसी तरीके का गाना गा रहे होते हैं। जब वो बिछड़ते वक्त गाते हैं तो मिलते वक्त भी वो उसी तरीके का गाना गाते हैं। फर्स्ट रियल एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, रील की स्टार्टिंग में भी और एंड में भी सेम गाना होता है। स्टीफन स्पेंडर, और उस कवि का नाम था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, उसका नाम स्टीफन था, जो कि अभी आए थे ना जेमिनी स्टूडियो में, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एक समय पुराने बात बताता है कि वो जब जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था, वहाँ नौकरी नहीं करता था, उसके पास बहुत सारा समय हुआ करता था बट बहुत सारा पैसा नहीं हुआ करता था। एनीथिंग एट द रिड्यूस्ड प्राइस, जब कोई भी कम पैसों में कुछ चीज़ मिलती थी, घटे हुए पैसों में, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो मेरा ध्यान वो अट्रैक्ट कर लिया करती थी। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो ये जो एरिया है मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस वाला एरिया, वहाँ पर फुटपाथ में उन्होंने देखा देयर वॉज अ पाइल मीन्स होता ढेर,
ब्रांड ऑफ न्यू बुक्स, नई किताबों का ढेर लगा हुआ है फॉर 50 पैसे ईच, और 50 पैसे में मिल रहा है हर एक। एक्चुअली दे वेयर कॉपी ऑफ द सेम बुक, तो ये सारे के सारे जो थे वो एक ही बुक की कॉपीज़ थी, यानी 2 कॉपीज़ हुआ करती थी। द एलिजेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जो कि एक अमेरिकन उत्पत्ति यानी अमेरिका से लिखा गया बहुत ही शानदार पर्सन के द्वारा है। स्पेशल रो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, जो कि ये जो नाम लिखा है स्पेशल रो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, इसका एक पार्ट है। इन द कनेक्शन विद द और इसका कनेक्शन किस चीज़ से है? 50th सेंचुरी एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की जो क्रांति है उसकी 50वीं वर्षगांठ से इसका यानी रिलेशन है। आई पेड 50 पैसा, तो मैंने 50 पैसा दिया। एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, बुक की एक कॉपी उठाई। द गोड, और नाम क्या था उस बुक का? द गॉड दैट फेल्ड, भगवान जो कि असफल हो गया, ये उसकी कॉपी थी उस बुक, यानी उस बुक का टाइटल था। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर इन 6 सेपरेट ऐसे, उसमें क्या थे? 6 एमिनेंट लोग थे, वो भी मैन ऑफ लेटर यानी बहुत ही विद्वान लोग थे। उन्होंने 6 सेपरेट ऐसे लिखे हुए थे और डिस्क्राइब कर रहे थे वो ऐसे, देयर जर्नी इनटू द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की जर्नी के बारे में, साम्यवाद के बारे में। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, आंद्रे गाइड के बारे में बता रहे हैं अभी ये। तो इसमें क्या क्या थे कम्युनिज्म के बारे में जब बात आती है तो आंद्रे गाइड, एक तो आंद्रे गाइड के बारे में आ रहा है। अलग अलग राइटर हैं, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सेलोनी, ऑर्थर कोस्टलर, ये सारे नेम जो भी आ रहे हैं, लुई फिशर, ये सारे नेम उनमें उस किताब के अंदर पड़े हुए थे। एंड और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है स्टीफन स्पेंडर, उसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम भी था। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडियस, तो जैसे ही स्टीफन स्पेंडर का नाम पड़ा मेरे लिए ये बुक बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस हो गई, यानी बहुत ज़्यादा महत्व वाली हो गई थी, ऐसा राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। यानी ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस उसका हो गया था, महत्व उसका बढ़ गया था। स्टीफन स्पेंडर, जो स्टीफन स्पेंडर हैं, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, जिन्होंने कि जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था, वो देखने आए थे जेमिनी स्टूडियो को। इन अ मोमेंट आई फेल्ट, एक क्षण के लिए मैंने महसूस किया, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय द हेज इल्यूमिनेशन, कि मेरे हृदय में अपने आप उनके प्रति एक सहानुभूति पैदा हो रही है। डार्क चैम्बर यानी अंधेरा कमरा जिसको हम कहेंगे, लिट मीन्स जला देना, इल्यूमिनेशन यानी प्रकाशमान कर देना, तो इस तरीके से हम इसका आंसर यानी लिटरेरी मीनिंग बना रहा है उसका। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिजरी, अब जो स्टीफन स्पेंडर का जो जेमिनी स्टूडियो में आना मेरे लिए एक रहस्य था, एक मिजरी थी, वो अब एक नो लॉन्ग यानी अब वो मिजरी, वो रहस्य नहीं रहा। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर पोइट्री, हो सकता है कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं वो इनकी स्पेंडर की पोइट्री के बारे में न जानते हों, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उनका ईश्वर उसको इस बात को समझने में असफल नहीं है, लेकिन यानी उनका भगवान उनको जानता है। तो कह रहे हैं कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं, बट वो बहुत पहुँचे हुए होते हैं, यानी उनकी जो बातें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, कई तो शताब्दियों बाद भी लोगों की समझ में आती हैं, यही वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।